थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। इस प्रकाश चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन बन रहा होता है। फिजिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको प्रकाश पढ़ना है, दूसरा आपको विद्युत पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे प्रकाश, इसके बाद अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम आपको विद्युत का भी चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं लाइट, जिसका हिंदी होता है प्रकाश। तो देखेंगे सबसे पहले प्रकाश का डिफिनीशन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिनमें पहले वैज्ञानिक जो निकल करके आते हैं उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन साहब ने बताया होता है, न्यूटन के अनुसार ये जो प्रकाश होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। न्यूटन साहब ने बताया कि जो प्रकाश होता है ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम कणिका कहते हैं, और इसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। याद रखेंगे, न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन जी ने बताया कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जबकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हगेन। हगेन के अनुसार प्रकाश जो होता है एक तरंग या वेव होता है, और यंग ने व्यतिकरण की घटना को दर्शा करके प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया। याद रखेंगे, जो हगेन साहब थे उन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग होता है, और एक यंग नाम के वैज्ञानिक ने व्यतिकरण की घटना को दर्शा करके प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया। आगे देखेंगे, आगे हमारे एक वैज्ञानिक निकल के आते हैं जिनका नाम होता है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने बताया, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत के प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण गुण से किया था। याद रखेंगे, एक आइंस्टीन साहब थे जिन्होंने प्रकाश वैद्युत के प्रभाव की जो घटना थी, व्याख्या थी, वो प्रकाश के कण गुण से किया। आधुनिक विचार के अनुसार प्रकाश जो होता है वो प्रदर्शित करता है कण एवं तरंग दोनों का। याद रखेंगे, ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है इसको हम कण भी कह सकते हैं और इसको हम तरंग भी कह सकते हैं। कण के अंदर दोनों गुण होता है, इसलिए आधुनिक विचार के अनुसार जो प्रकाश होता है वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कण और तरंग दोनों का। प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या, प्रकाश के कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है हम उसके कण गुण से, और कुछ की व्याख्या हम उसके तरंग गुण से करते हैं। प्रकाश की कुछ घटनाओं की जो व्याख्या होती है हम उसके कण गुण से, और कुछ की व्याख्या हम उसके तरंग गुण से करते हैं। इसलिए जो प्रकाश का डिफिनीशन निकल के आता है वो ये आता है, ये आपका परिभाषा है प्रकाश का। किसका परिभाषा हम देख रहे हैं? तो हम प्रकाश का परिभाषा देख रहे हैं। अगर हमारे एग्जाम में प्रकाश का डिफिनीशन पूछता है तो हमें यही बात लिखना है कि प्रकाश जो होता है यह एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ और यांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो होता है वह एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ और अयांत्रिक तरंग है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश का वेग जो था सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ और यांत्रिक तरंग है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल बन रहा होता है। क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे, जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन है। मान लीजिए ये कोई सतह है, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद से, इस सतह से टकराने के बाद से प्रकाश जो है उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। और ये जो बस प्रकाश आके टकराती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित। और ये जो टकरा करके वापस जाती है
इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर ये जो जिस पे ये घटना हो रही है होती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या नाम होता है? अभिलंब बिंदु। और ये जो होता है यह एक समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण। चलिए देखेंगे आगे। लिखा है परावर्तन के फलस्वरूप, याद रखेंगे जो परावर्तन होगा उसके फलस्वरूप प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है। अगर परावर्तन होगा तो प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है, जबकि तीव्रता और आयाम में परिवर्तन होता है। लेकिन उसकी तीव्रता और आयाम जो होता है बदल जाता है। आगे देखेंगे, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश या परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करना चाहिए। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब परावर्तन की घटना होगी। कहने का मतलब यह है, यदि किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आँखों से टकराती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। मतलब देखने का जो कारण निकल के आता है, किसी वस्तु के दिखलाई देने का कारण जो होता है वो हमारा प्रकाश होता है। एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारी आँखें होती हैं यह एक प्रकाशिक यंत्र होती हैं। बिना प्रकाश की हमारी आँखें किसी भी वस्तु को देख नहीं पाती हैं। मतलब प्रकाश का होना हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक अंधेरा होता है तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे वस्तु प्रकाश में आती है तो वो वस्तु हमको दिखाई दे रही होती है। याद रखेंगे, देखने का मुख्य कारण प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन जो होता है, परावर्तन अगर डिफिनीशन आ गया लिखने के लिए तो लिखेंगे, कोई आपतित किरण यदि किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन जो होता है, परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है, जबकि तीव्रता और आयाम में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, प्रकाश की तीव्रता और आयाम परावर्तन के फलस्वरूप बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे लिखा है दर्पण या कांच के एक सतह को चांदी से कलई करते हैं, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है जो अपने ऊपर टकराने वाली लगभग 95% किरणों को परावर्तित कर देता है। दर्पण बनाने के लिए कांच के एक सतह को चांदी से कलई करते हैं, क्योंकि चांदी जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। जो चांदी होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है जो अपने ऊपर टकराने वाली लगभग 95% किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। याद रखेंगे, अगर किसी भी सतह पे इस तरह के चिन्ह दर्शाए जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग कलई कहते हैं। ये जो कलई होता है वो होता है चांदी का, या ये कलई जो होता है AgNO3, जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। AgNO3 का कलई हम लोग करते हैं। दर्पण बनाने के लिए कांच के एक सतह को चांदी से कलई करते हैं या चांदी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से कलई करते हैं, क्योंकि जो चांदी होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। यदि उस पर 100% किरणें गिर रही हैं तो वो 95% किरणों को परावर्तित कर देता है, जबकि 5% किरणें जो होती हैं अवशोषित की जाती हैं। आगे देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है परावर्तन का नियम। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो याद रखेंगे क्या लिखेंगे? परावर्तन का नियम देखेंगे, लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब बन रहा है, ये तीनों एक ही तल में हो रहे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण बन रहा है I, ये हमारे परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों नियम को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे देखिए, जो हमारा दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के मुख्य लक्षण।
समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के मुख्य लक्षण लिखिए। तो क्या लिखेंगे, पहला ये जो मुख्य लक्षण होता है, पहला है काल्पनिक तथा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा। लेकिन ये जो आकार बनेगा ये काल्पनिक तथा आभासी होगा, लेकिन फिगर जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ये तीनों हम क्या करेंगे, उसके मुख्य लक्षण याद रखेंगे। चौथा मुख्य लक्षण जो है वो है हमारा वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होगा। वस्तु एवं प्रतिबिंब का दर्पण से जो दूरी होगा वो बराबर होगा, लेकिन पार्श्व उल्टा बनेगा। मतलब दायां का बायां और बायां का दायां बनेगा। पार्श्व उल्टा का मतलब ये होता है दायां जो होगा वो बाएं तरफ और जो बायां होगा वो हमारा किस तरफ होगा, दाएं तरफ होगा। देखेंगे यहाँ पर हमारा फिगर बनाया हुआ होगा, इन फिगर को याद रखेंगे। इस फिगर को याद रखेंगे। 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम अपनी लंबाई की आधी लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखना है तो जो शीशे की लंबाई या दर्पण की लंबाई उसे लेना है कम से कम अपने लंबाई की कितनी लेना है, आधी लेना है। यदि मान लीजिए कोई 4 मीटर का व्यक्ति है तो उसको जो मिरर लेना पड़ेगा वो कम से कम कितने मीटर का लेना पड़ेगा, 2 मीटर का लेना पड़ेगा। 4 मीटर के व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई 2 मीटर लेनी पड़ेगी। अगला है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब जो होगा वो 2x मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर दौड़ा हुआ आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। यदि वो 5 के स्पीड से जाएगा तो उसका प्रतिबिंब उससे 10 उसके दुगने से दौड़ता हुआ नजर आएगा। चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि यदि आपतित किरण को स्थिर रहकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे। कहने का मतलब ये है यदि आपतित किरण को स्थिर रख करके समतल दर्पण को थीटा कोण से यदि हम घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 थीटा कोण से क्या करेगी, घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण जो होगी वो क्या करेगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराती है। यदि कोई आपतित किरण है जो समतल दर्पण पर थीटा कोण से टकराती है तो परावर्तन के बाद यह 180 - 2 थीटा कोण से विचलित हो जाएगी। तो परावर्तन के बाद यह 180 अंश -2 थीटा कोण से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। चलिए देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि 2 समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। 2 समतल दर्पण हैं जिनके परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं तो उनके बीच जो रखे किसी भी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमेशा 360/में थीटा से n का मान ज्ञात करेंगे। यदि 2 समतल दर्पणों के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं तो इनके बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करने के लिए 360/थीटा से n का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखेंगे यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है। देखिए 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण हम लिए हैं। इन 2 समतल दर्पणों, एक समतल दर्पण ये है, दूसरा समतल दर्पण हमने ये लिया है। अगर ये एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 360/में थीटा बनेगा। देखेंगे अगला पॉइंट जो है केस नंबर 1 जो बनेगा वो कह रहा है कि केस नंबर 1 में क्या बनेगा, यदि n का मान सम संख्या हो। यदि n का मान सम संख्या हो
तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी n-1 होगी। यदि n विषम संख्या हो तो वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर न हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? n होगी। यदि n विषम संख्या हो और वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर ना हो तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी n होगी। n का मान यदि सम हो गया तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी n-1 होगी। केस नंबर तीसरा जो बनेगा केस नंबर तीसरा जो है, यदि n विषम संख्या हो और वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो n-1 होगी। यदि n विषम संख्या हो और वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो n-1 होगी। आगे देखेंगे केस नंबर जो चौथा हमारा है। आगे चौथा जो केस नंबर है, यदि n पूर्ण संख्या नहीं है, यदि n पूर्ण संख्या नहीं है तो प्रतिबिंब की जो संख्या हो दशमलव बाईं ओर की संख्या होगी। जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो दशमलव के बाईं ओर की संख्या होगी। जैसे 1.57 आया तो इसका बाईं ओर का अंक 1 ले लेंगे। 3.005 आया तो इसका 3 ले लेंगे। 5.64 आया तो इसको 5 ले लेंगे। 2.94 आया तो इसको 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 2। 4.99 आया तो इसको कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। अगला जो हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या कह रहा है? यदि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखेंगे, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। सैलून में याद रखेंगे दूसरा पॉइंट, सैलून में दो समतल दर्पण आमने सामने की दीवारों पर लगे होते हैं अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। सैलून में दो समतल दर्पण जो होते हैं आमने सामने के दीवारों पर लगे होते हैं, इनके बीच थीटा का जो मान होता है वो 0 होता है। इसलिए इनके बीच रखे, इसलिए इनके बीच क्या होता है? इनके बीच रखे, इसलिए इनके बीच रखे किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। यदि याद रखेंगे दो सैलून में दो समतल दर्पण हैं और आमने सामने रखे हुए हैं तो इनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत होगा, लेकिन इसमें से जो दूसरा प्रतिबिंब होगा वो सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है वो दूसरा प्रतिबिंब होता है, वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इनके बीच रखे प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो अनंत होगी। आगे चलेंगे, अगला पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। याद रखेंगे इस वीडियो को हम कई पार्ट में करेंगे क्योंकि ये हमारे हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 15 नंबर का सवाल बन रहा होता है, इसलिए हम इसको कई पार्ट में देखेंगे। चलिए आज का जो अंतिम जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा समतल दर्पण, वो है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, इसमें हम पहला उपयोग देखेंगे। समतल दर्पण का जो पहला उपयोग है उसको हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पारदर्शी में, मतलब पेरिस्कोप में। पहला जो है इसका पेरिस्कोप में, इस यंत्र में दो समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगे होते हैं और इनका उपयोग पानी के अंदर रहकर पानी के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। पहला है पारदर्शी में या पेरिस्कोप में। इस यंत्र में दो समतल दर्पण जो होते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं और इनका उपयोग पानी के अंदर रहकर पानी के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। देखिए फिगर हमारा बना हुआ है। फिगर जो बना रहता है ये हमारा ऐसे करके एक समतल दर्पण यहाँ 45 डिग्री पर और दूसरा समतल दर्पण हमारा यहाँ पर 45 डिग्री पर। अंदर की कोई वस्तु है, अंदर से अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर की वस्तु हमको दिखाई देती है, इसी को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। इसमें दो समतल दर्पण जो होते हैं 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं और पानी के अंदर रहकर हम ऊपर की वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे चलेंगे, दूसरा लिखा है बहुरूपदर्शी में। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है हमारा बहुरूपदर्शी में या बहुरूपदर्शी में। कैल्डियोस्कोप में, कैल्डियोस्कोप में होता है। यह बच्चों को रंग बिरंगी आकृति दिखाने वाला खिलौना होता है। यह बच्चों को रंग बिरंगी आकृति दिखाने वाला खिलौना होता है जिसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। याद रखेंगे जो आपका पारदर्शी होता है
उसमें दो समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगे होते हैं। लेकिन जो बहुरूपदर्शी होता है ये हमारा एक प्रकार का बच्चों को रंग बिरंगी आकृति दिखाने वाला खिलौना होता है, और इसमें 3 समतल दर्पण जो होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। 3 समतल दर्पण यदि 60 डिग्री पे लगे हैं तो वो बहुरूपदर्शी है। 2 समतल दर्पण यदि 45 डिग्री पर लगे हैं तो वो हमारा आपका पारदर्शी है। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है अवतल या अभिसारी, इसी को बोलते हैं। दूसरा होता है उत्तल या अपसारी, इसको बोलते हैं। पहला है अवतल या अभिसारी, दूसरा उत्तल है या अपसारी। जो अवतल का फिगर बन रहा होता है इसके बाहर के भाग को हम कलई कर देते हैं तो ये हमारा जो फिगर बन के आता है इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमारा अंदर के तरफ कलई करते हैं, अंदर के तरफ चांदी का कलई करते हैं तो ये हमारा कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। आगे हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखेंगे। आज के प्रकाश चैप्टर का हमने शुरुआत किया और इस प्रकाश वाले चैप्टर में हमने विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा की। सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का हम डिफिनीशन देखें। क्या देखें? तो हम प्रकाश का डिफिनीशन देखें। जो प्रकाश होता है हमने जाना कि प्रकाश जो होता है ये हमारा जो होता है अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये जो प्रकाश होता है ये हमारा अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और एक बात और याद रखेंगे, प्रकाश के अंदर दोनों गुण पाया जाता है। प्रकाश जो होता है कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कण बताया तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तरंग बताया। जैसे न्यूटन साहब ने इसे कण बताया तो यंग ने व्यतिकरण की घटना दर्शा करके इसको तरंग का रूप दिया। हगेन साहब ने भी इसको तरंग बताया और आइंस्टीन साहब ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को दर्शा करके इसे अपने न्यूटन सिद्धांत से दिया। आगे चलेंगे तो इस तरीके से आगे हम जिस चीज़ का चर्चा कर रहे थे वो हमारा था परावर्तन। क्या था? परावर्तन को देख रहे थे, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, यदि किसी सतह से टकरा करके कोई प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को जो कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे परावर्तन कहते हैं। आगे आपसे पूछेगा परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो याद रखेंगे परावर्तन का जो नियम होता है वो 2 नियम है। पहला नियम जो होता है वो कहता है कि जो हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कितने तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखेंगे दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? दर्पण बनाने के लिए हम कोई मान लीजिए समतल दर्पण लिया तो इसके एक भाग को हम कलई कर देते हैं और ये जो कलई होता है AgNO3 का करते हैं या इसी को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। AgNO3 का कलई कर देते हैं जिससे प्रकाश की किरणें जो होती हैं इस पे टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। याद रखेंगे अगर 100% किरणें इस पे गिर रही हैं तो चांदी जो होता है ये 95% किरणों को, यहाँ से ये 100% आ रही है तो 95% किरणों को परावर्तित कर देता है। इसलिए हम लोग AgNO3 का ही कलई करते हैं या चांदी का ही कलई करते हैं। आगे हम समतल दर्पण के उपयोग देखें, समतल दर्पण के मुख्य लक्षण देखें। समतल दर्पण का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है पहले नंबर पर इसका काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा याद रखेंगे ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा याद रखेंगे पार्श्व उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अगला पॉइंट जो था वो समतल दर्पण का उपयोग से था। समतल दर्पण के 2 उपयोग हमने देखा यहाँ पर। पहला जो उपयोग था वो था हमारा बहुरूपदर्शी में, मतलब बच्चों के खिलौने जो बनाए जाते हैं उसके रूप में हमने देखा कि बच्चे के जो खिलौने बनते हैं उसमें 2-3 समतल दर्पण को 60 डिग्री पे लगा देते हैं तो ये हमारा होता है कैल्डियोस्कोप या बहुरूपदर्शी में। दूसरा हमारा जो पॉइंट था
कि पारदर्शी क्या होता है। तो पारदर्शी जो होता है, इसमें दो समतल दर्पण को जो 45 डिग्री पे लगा के देते हैं, तो हमें इसको कहते हैं हम बहुरूपदर्शी, पारदर्शी। और इसका जो उपयोग होता है वो पानी के अंदर रह करके बाहर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, यदि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सैलून में यदि दो समतल दर्पण आमने सामने की दीवारों पर लगे हैं तो उनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है और दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने देखा। आगे की वीडियो की चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। आगे इसी तरीके से आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने अध्ययन को बनाए रखें। और हाई स्कूल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप किसी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर रेलवे के परीक्षा में पूछा जाता है। जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछ रहा होता है वहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसको पूछ रहा होता है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।